हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से मैं आ गया हूं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने बात किया था किस टॉपिक पर? हमने बात किया था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में। आज हम उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजिस्टिविटी, जिसको अपन विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। साथ में विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। साथ में मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करें हमारा वीडियो। ओके, एंजॉय करिए, बढ़िया सीखिए। कर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उसे बिल्कुल क्लियर करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के डेट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? टॉपिक है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं जिसे। विशिष्ट प्रतिरोध इंग्लिश में से क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से शो करते हैं। रोना नहीं है भाई, यहाँ पर रो, RHO, रो, राइनोस वाला रो। ओके, तो विशिष्ट प्रतिरोध रेजिस्टिविटी क्या होता है? अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था रेजिस्टेंस के बारे में। क्या था रेजिस्टेंस? प्रतिरोध क्या था? याद कीजिए, प्रतिरोध जो है वो प्रोपोर्शनल होता है L/A के। याद आया वीडियो? L क्या था? अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में था तो याद कीजिए, हमारे पास अगर कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, ये कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और यहाँ पर इस तरीके से हमारा पूरा सेटअप था, तो L क्या था? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, दूरी था। और A क्या था? इस इलेक्ट्रोड का, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कितना मोटा है? अरे दैट मीन्स इसका टोटल एरिया, यहाँ पर एरिया, ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, ये यहाँ पर ये A था हमारा। याद आया सभी को? तो इस तरीके से रेजिस्टेंस जो था वो L लेंथ पर डिपेंड करता था और A क्रॉस सेक्शन एरिया पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता था। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो चुकी थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक की, विशिष्ट प्रतिरोध। कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार जब रेजिस्टेंस पढ़ लिए और प्रतिरोध जो है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, तो फिर ये विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ने का क्या मतलब हुआ? बताएंगे, डाउट क्लियर करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या चीज़ है। आइए देखिए, यहाँ पर R है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हमेशा एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे रो। थोड़ा सा P जैसा बनता है बट थोड़ा सा इसको हम झुका देते हैं, P, रो। और ये है हमारा L/A। ये यहाँ पर जो रो है, रो, RHO, रो, यही रो को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर इसको डेफिनेशन निकालना होगा तो रो इज इक्वल टू, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं R/A/L। तो इस तरीके से अगर रो निकालना होगा तो R/A/L से आप रो निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम रो की डेफिनेशन निकालना चाहें, विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन निकालना चाहें, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई इस तरीके से मेटल का एक टुकड़ा है। क्लियर? इस मेटल के टुकड़े को चलो थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, मेटल के टुकड़े को, ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने में आसानी हो। ओके, ये मेटल का टुकड़ा है, यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, निकल रहा है। ये है लेंथ और ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर हम एक एज्यूमिंग कर लें, लेट्स अज्यूम, क्या मान लें, या एज्यूम क्यों करना, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर
L इज इक्वल टू हम 1 सेंटीमीटर ले लें, मतलब यहाँ की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। एरिया बराबर एरिया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर अपन लेंथ ले चुके हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर लेंथ को हटाकर हम ब्रीथ इंटू हाइट भी ले सकते हैं, चौड़ाई गुणित ऊंचाई भी ले सकते हैं 3 डायमेंशन मान के। तो कहने का मतलब अगर L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो A और L की वैल्यू को अगर यहाँ पर रखें तो देखो रो किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर हो जा रहा है। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा कब, जब L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ब्रीथ भी 1 सेंटीमीटर हो गया और हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो गया। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल हैं। मेजर बाद में देखेंगे 1 सेंटीमीटर है, बट तीनों इक्वल है। तो सोचो जरा कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट बराबर होती है, उसका शेप क्या होता है? याद आया क्या होता है उसका शेप? उसका शेप होता है क्यूब के जैसा, क्योंकि क्यूब में हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात करते हैं और हम इसमें ये बता सकते हैं कि भाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो सकती है। अगर इसको हम लेंथ मान लें तो अगर इसको अपन 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये हमारी ब्रीथ है, इसे भी हम 1 सेंटीमीटर ले लें और ये सपोज मान लेते हैं हाइट है, तो ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यार ये 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है या 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है। अरे है कि नहीं? तो कहने का मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट अगर इक्वल हो तो वो बनता है क्यूब। और चूंकि तीनों का मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है तो ये पूरा जो क्यूब बनेगा ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बना। मतलब इतना बड़ा मेटल की जगह हमने एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता क्या चीज़ है। ये हमारे पास एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक छोटा सा मेटल या कोई भी कंडक्टर है। यहाँ से हमने करंट सप्लाई किया, करंट यहाँ से बाहर निकल गया। सिंपल सी बात मान लेते हैं, एक बोलचाल की भाषा। मान लो यहाँ से हमने 10 वोल्ट का करंट सप्लाई किया, यहाँ से 9 वोल्ट का करंट बाहर निकला, तो 10 वोल्ट करंट हमने दिया, 9 वोल्ट इसके अंदर से पास आउट हुआ। मतलब ऐसा लगा कि 1 वोल्ट यहाँ पर इसका क्या है, रेजिस्टेंस है, रुकावट है। इतना रुकावट, 1 वोल्ट का रुकावट पैदा कर रहा है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स। तो ये जो रुकावट पैदा हुआ यहाँ पर, रेजिस्टेंस पैदा हुआ कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। किसके लिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो ये जो रुकावट पैदा हुआ, ये जो रेजिस्टेंस पैदा हुआ, इसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर हम क्यूब के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम रो की डेफिनेशन निकालें तो व्हाट इज अ रो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। सिर्फ सिंपल, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का कोई भी कंडक्टर होगा, उसका जो भी रेजिस्टेंस निकल कर आएगा उसे अपन क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हो गई डेफिनेशन की बात कि हाँ भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भी रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को अपन यहाँ पर एक डायग्राम बना भी लेते हैं। यह हमारे पास एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक छोटा सा कंडक्टर है, इसमें करंट सप्लाई हो रहा था। ये 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर ब्रीथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना भी प्रतिरोध होगा उसे अपन क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो होता है। क्लियर?
चलिए, डेफिनेशन तो समझ में आ गया। बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि यार रेजिस्टेंस, रुकावट, जो विद्युत धारा बह रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है, उसके मार्ग में, उसके पाथ में जो डिस्टरबेंस होगा उसे अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, भाई ये भी तो प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंस है, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है उसके पाथ में जो डिस्टरबेंस पैदा होगा उसे भी हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो फिर दो अलग अलग वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन? रेजिस्टेंस वर्ड भी यूज़ करते हैं और रेजिस्टिविटी वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ ईजी ऑफ द वे है, किसी चीज़ को ईजी करके कैलकुलेट करना। सोचे जरा, एक दिमाग लगाइए। मान लो अगर आपके पास 1 फीट या 1 मीटर का कोई कॉपर का वायर है, आप उस कॉपर के वायर को, आपको कहा गया कि चलिए उसका रेजिस्टेंस निकालिए, प्रतिरोध निकालिए, ठीक? ओके, आप क्या करेंगे भाई? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ निकालेंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए आप स्केल से मेज़र कर लेंगे, लेंथ निकल जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर सकते हैं, आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और लेंथ और क्षेत्रफल के थ्रू आप उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यस या नो? वेरी सिंपल, ठीक? सर हम तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, तो मेटल की कंडक्टिविटी से क्या मतलब? ओके, अगर हम मेटल की बात ना करें, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। चलो एक विद्युत अपघट्य के विलयन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, मुझसे कहा जा रहा है कि यार इसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या करूँगा मैं? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूंगा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालूंगा, सेम वे, और मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल दूंगा। ओके, अब बात ये होती है, क्योंकि इससे समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, इसलिए मैं मेटल की कंडक्टिविटी वाली बात कर रहा था, धात्विक चालकता की बात, उससे समझना थोड़ा सा इजी होता है। अभी हमने बात किया कि हमारे पास 1 मीटर का वायर था कॉपर का और उसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक? सोचिए जरा कि अगर वही वायर, हमारे स्ट्रीट वायर में बहुत सारे वायर्स होते, कभी देखना कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी खंभे वगैरह लगते रहते हैं, तो बहुत बड़े बड़े बंडल्स में वायर आते हैं ना, बंडल्स में वायर। तो बंडल्स में जो वायर आते हैं वो लगभग काफ़ी लेंथ होता है, तो काफ़ी लंबाई होती है। चलो मान के चलते हैं हमारे पास एक 5 किलोमीटर का लंबा कॉपर का वायर है, अच्छा मोटा है कॉपर का वायर और 5 किलोमीटर लंबा है। अब पूछा जा रहा है यार इसका तुम रेजिस्टेंस निकालो, प्रतिरोध निकालो। कैसे निकालोगे भाई? इसको गोल 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 ऐसे कॉइल अप घुमाओगे तब तो फिर गया, नहीं निकल पाएगा उसका रेजिस्टेंस। तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको फैलाना पड़ेगा लेंथ के अकॉर्डिंग। अब लेंथ के अकॉर्डिंग उसको फैलाओगे, 5 किलोमीटर लंबा कॉपर का वायर है, तो 5 किलोमीटर लंबे वायर को अगर अपने को फैलाना है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। यस या नो? पक्का आएगा। चलो ठीक है, मान ले लंबाई में अपन उसको वो कर लेते हैं। अब उसकी पूरी लेंथ मेज़र करेंगे। भाई लेंथ तो मेज़र करना पड़ेगा सर, वो तो मार्केट में जो बंडल्स आता है उसके ऊपर में स्टिकर में लिखा रहता है इतना लेंथ है। अरे भाई लेकिन किसी ने तो उसका लेंथ कैलकुलेट किया होगा ना, फर्स्ट टाइम किसी ने तो उसका लेंथ कैलकुलेट किया होगा, फर्स्ट टाइम किसी ने उसका प्रतिरोध निकाला होगा, रेजिस्टेंस। तो हाँ, वो फर्स्ट आदमी है। अब आप उसकी लेंथ निकालेंगे, फिर वर्नियर कैलिपर से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। याद कीजिए हम केमिस्ट्री में एक टॉपिक वर्ड यूज़ करते हैं, मोल। मोल क्या है सर? मोल इज़ एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सर 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है। अरे बट एक्चुअली मोल क्या है? व्हाट इज ए मोल? मोल क्या है? मोल एक फैसिलिटी है हमारे लिए। क्या फैसिलिटी? किसी माइक्रो पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को
कैलकुलेट करने के लिए एक इजी टूल्स है जो हमको ये कहता है कि यार भाई 1 मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या आप उतने पार्टिकल्स गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई बोल दिया कि यार देयर इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ जाएंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है। तो मोल क्या चीज़ है? एक फैसिलिटी है, यूनिट तो है लेकिन एक फैसिलिटी, एक सुविधा है, क्योंकि हमको सुविधाओं की ज़रूरत है। डिफ़िकल्टी कोई नहीं चाहता, हर आदमी रिलैक्स चाहता है। ओके, तो अगर हमें सुविधा मिल रही है तो क्यों हम कॉम्प्लिकेशन पे जाएं? तो अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो लेंथ और फिर एरिया चाहिए। तो उतना बड़ा एक्सपेंडिचर करने के अलावा हम ये काम भी तो कर सकते थे। क्या कर सकते थे? कि हम उसका 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक छोटा सा पीस काट लें, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक छोटा सा पीस काट लें और पीस काट के उसके अंदर करंट सप्लाई करें और देखें कि उसका एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना आता है। तो अब जो रेजिस्टेंस उसका निकलेगा वो आर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो बताइए कि अगर हमको मान लो किसी बुक में या कहीं पर भी दिया, जैसे दिया हुआ है कि सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर, या सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है, अभी कंडक्टर की बात नहीं किए हैं, सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चांदी विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो क्या रेजिस्टेंस निकाला होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकला है, उसका रेजिस्टेंस नहीं निकला है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना इज सो इजी। अब आप बोलेंगे सर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर इसका निकालना है तो आपको यहाँ पर भी एक क्यूब के फॉर्म में इसको लेना पड़ेगा और 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक छोटा सा बनाना पड़ेगा और उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिप करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका मेज़र करेंगे। क्लियर? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस की जगह हम रेजिस्टिविटी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं रो की यूनिट की, कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट निकालना बहुत इजी है, इस फॉर्मूले से आप यूनिट निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू आपके पास है आर इंटू ए अपॉन एल। आर आपको पता है इसकी यूनिट होती है ओम। ए अगर ऐसा यूनिट है तो मीटर लेंगे, अदरवाइज सेंटीमीटर लेंगे, जो आप लेना चाहें। यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, तो आपकी यूनिट निकल कर के आ गई ओम सेंटीमीटर, या अगर ऐसा ही ले रहे हैं तो ओम मीटर। ये हो गए, सॉरी, ओम मीटर। तो ये हो गया आपका यूनिट, किसकी यूनिट? रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी की यूनिट। अब बात करते हैं यहीं से कंडक्टिविटी, एक नया टॉपिक भी यहीं पर जोड़ देते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। भाई किसी रोड में बढ़िया से कोई आदमी गाड़ी को खूब फुल स्पीड से पजा रहा है बिंदास, तो इसका मतलब ब्रेकर नहीं है उस रोड में, इसलिए बिल्कुल आदमी बिल्कुल बिंदास होकर गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा है। क्या मतलब समझ में आया? अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, चालकता ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, या रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगा। भाई प्रतिरोध, रुकावट ज़्यादा होगा तो गाड़ी तो स्लो चलेगी, अगर प्रतिरोध या रुकावट कम होगा तो गाड़ी फास्ट चलेगी। मतलब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का रिवर्सिबल होता है। यहीं से हम अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो उसी रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जो भी लिखना चाहो, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो रुकावट थी उसको हमने कहा रेजिस्टिविटी, और उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है उसी को अपन ने कहा कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस जो है, जितना उसके अंदर विद्युत धारा बह रही है उसे अपन विशिष्ट चालकता कहेंगे, और जितनी रुकावट हो रही है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब
कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं कैप्पा, ये है के, थोड़ा सा के में डिज़ाइन को चेंज कर दीजिए और यहाँ पर आप छोटा सा ऐसा लिख सकते हैं कैप्पा। क्या है? कैप्पा। अगर स्पेलिंग बोले तो KAPPA ऐसा लिख सकते हैं, बट कैप्पा बोलिए, कैप्पा। तो कैप्पा इज इक्वल टू हो गया 1/ρ। चाहे तो यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं या फिर यूनिट तो बाद में भी निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू क्या था? रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, R इंटू A/L, L पलट कर ऊपर चला गया तो सीधा आपको मिल गया यहाँ पर L/A। ये है कैप्पा का फॉर्मूला। 1/R, R क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस, L लेंथ, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, R इलेक्ट्रोड की मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उससे अपन कैप्पा कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। ओके, बात समझ में आई? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आगे जाके हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पर कैप्पा इज इक्वल टू 1/R। R को आपने क्या कहा था? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R। L क्या है? लेंथ। हम चाहें तो L/A को लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? सेल कांस्टेंट। कहीं कहीं पर इसको G स्टार से शो करते हैं। इट मीन्स L/U A, माय मिस्टेक, L/A का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? सेल कांस्टेंट। अब इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या? रेजिस्टेंस को अगर ऊपर ले जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस का ऊपर करेंगे तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस को ऊपर करेंगे तो सोचिए जरा, कंडक्टेंस आएगा। कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकता। और यहाँ पर क्या आ गया? सेल कांस्टेंट, G स्टार ले लो, कांस्टेंट आ गया। तो इस तरीके से कैप्पा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब अगर विशिष्ट चालकता निकालनी है तो आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रतिरोध दिया हुआ है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी दी गई है, इलेक्ट्रोड की मोटाई दी गई है, आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, रेजिस्टेंस गिवन है और L/A की जगह डायरेक्ट अपने को किसकी वैल्यू दी गई है? सेल कांस्टेंट, तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर लीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार, हमको रेजिस्टेंस नहीं दिया है, इस बार कंडक्टेंस दिया है, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। तो किसी भी फॉर्मूले से आप अपन कैप्पा निकाल सकते हैं। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट दिमाग लगाइए। रो की यूनिट है ओम, या ऐसा यूनिट ले लेते हैं ओम, मीटर, तो ये हो जाएगा ओम और यहाँ पर मीटर। अगर इसको हम लिखेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। कहीं कहीं पर ओम इनवर्स को सीमेंस, कैपिटल S, SEIMEN, सीमेंस भी कहते हैं, और M इनवर्स ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जो वो लिखना चाहें। तो इस तरीके से आप कैप्पा की यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया दो टॉपिक इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आगे जाके हम फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हिंदी में आणविक चालकता या मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता कहते हैं। चलिए देखिए ये दोनों टॉपिक होते क्या चीज़ है। तो हम इसको 20 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक को पढ़ेंगे तो दूसरा इजीली याद हो जाएगा और यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है भाई? मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या बोलते हैं? मोलर चालकता को मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं लैम्डा, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिख देते हैं, चलेगा। लैम्डा m से डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। ओके, और दूसरे तरफ है हमारे पास तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जगह की कमी, इसको कहते हैं लैम्डा EQ। EQ मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सिंबॉलिक। ओके, ये तो हो गया मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। बात ये हो रही है कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या काम है इसका। गणित बनाएंगे सर, मैथ्स बनाएंगे, मार्क्स मिलेंगे, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे। अरे ठीक है, मार्क्स मिलेंगे, बट हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक कोई चीज़ हम टॉपिक ये सोच लें कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इसका क्या यूज़ है, तो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से वो चीज़ जल्दी याद हो जाता है बजाय उसको रटने के। देखिएगा, कभी ट्राई कीजिएगा कि कोई टॉपिक अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी में उसको हम बहुत बार बार रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रट लिए, पेपर में जाके बना भी लिए, इतनी मेमोरी तो है अपने पास, लेकिन 2 दिन के बाद वही चीज़ हमारे माइंड से एकदम वॉश आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको समझा नहीं है। लेकिन कोई अगर टॉपिक हमने समझा होगा तो वो 2 साल बाद भी अगर कोई सडन से पूछा यार वो क्या था, हाँ वो कुछ ऐसा तो था, कुछ तो बता सकते हैं अपन उसके बारे में। तो कहने का मतलब अगर हम समझ लें किसी चीज़ को तो उसको याद करने का जो मेहनत है, जो टाइम वेस्ट बार बार हो रहा है, वो कम हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि यार मेहनत समझने से ज़्यादा हम पढ़ के रट के पास हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है, कम टाइम में हो जाए। बट ऐसा नहीं है, आप एक बार समझने के लिए सिर्फ एक ही बार आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसको समझना है बिना समझे, पढ़ना है सिर्फ, तो बार बार पढ़ना, पलट के उसको पढ़ना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि एक बार मेहनत कीजिए, आराम से बैठ के समझ लें कि होता क्या है। जैसे अभी हम समझ रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है क्या चीज़। चलिए ओके, बात करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने सेल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन नहीं किया है, मतलब कमर्शियल सेल के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। बट फिर भी एक सिंपल सी चीज़, चलिए देखिए, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। भाई आपने मेरे साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ा, विद्युत रासायनिक सेल, एक साइड ऑक्सीडेशन होता है, एक साइड रिडक्शन होता है, जिसके अगेंस्ट हमको करंट मिलता है। थोड़ा सा एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा ही कुछ हो रहा है, माइनस और प्लस, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन भरा है, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा है। मान लो इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलरिटी, मान लेते हैं इसके अंदर 10 कैटायन है, Na+ ले लेते हैं, और 10 Cl- है। तो क्या लगता है भाई, ये जाएंगे कैथोड के पास, ये जाएंगे एनोड के पास। तो जाहिर सी बात है कि जब अपोजिट चार्ज के साइड वो माइग्रेट करेंगे ना माइग्रेट, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएंगे। याद कीजिए, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी और मेटालिक कंडक्टिविटी, मतलब धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर। हमने देखा था कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ आयंस के मूवमेंट पर। अब बताइए, आयंस अभी 10-10 हैं यहाँ पर, कुछ आयंस जाके वहाँ पर डिपॉजिटेड या लिबरेट हो गए, तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर विलयन का कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है तो अब उसका कंसंट्रेशन कम होगा कि नहीं होगा, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन घटेंगे। अब जब सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन घटेंगे तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पर भी अफेक्ट या प्रभाव पड़ेगा। इसके जगह एक लोहे का टुकड़ा होता, ये लोहे का टुकड़ा होता और इसके अंदर कंडक्टिविटी ये जाता। मान लो हमको कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस निकालना है, L निकालना है, A निकालना है, बस रेजिस्टेंस पता कर लेंगे, कंडक्टेंस पता कर लेंगे, प्रतिरोध और चालकता पता कर लेंगे। अब ये लोहे का जो है भाई, कोरोजन थोड़ी हो रहा है इसमें, क्या बोलते हैं कोरोजन को हम, लोहे में जंग का लगना, रस्टिंग, संक्षारण थोड़ी हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इस लोहे के टुकड़े का कम या ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन, इसकी मात्रा के घटने या बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर इसका कंडक्टेंस एज इट इज़ रहेगा। लेकिन एक सॉल्यूशन के अंदर
माइग्रेशन होता है आयन का, और वो आयन वहाँ पर जाकर न्यूट्रलाइज होकर ख़त्म हो जाते हैं, बोलचाल की भाषा में ख़त्म हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ आयन्स या कंसंट्रेशन विलयन की सांद्रता घटेगी, और इन्हीं आयन के कारण तो विद्युत अपघट्य की चालकता थी, कंडक्टिविटी थी। तो डायरेक्टली कंडक्टिविटी किससे प्रभावित होगी? नंबर ऑफ आयन से। नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा, कंडक्टिविटी ज़्यादा। नंबर ऑफ आयन्स कम, मोबिलिटी कम, कंडक्टिविटी भी कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ L और A से या रेजिस्टिविटी नहीं निकाल सकते, और वो परफेक्ट रेजिस्टिविटी नहीं कहलाएगा किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में एक टर्म्स जोड़ना जरूरी है, और वो है कंसंट्रेशन, सांद्रता। तब जाकर एक्चुअल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी आप अच्छे तरीके से एग्जैक्ट बता सकते हैं। बात समझ में आया? तो हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम किसी लोहे के टुकड़े के अंदर चालकता के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य के विलयन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कभी कम कभी ज़्यादा होते जाएगा। ऑफ कोर्स होगा, पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाद में धीरे धीरे कंसंट्रेशन घटेगा, तो कंडक्टिविटी पर भी अफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हम जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके बनाया गया है। ओके, बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर अपन थोड़ा सा बात करेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर बोलता है कोई कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो सिंपल सा चीज़ है, लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है कैप्पा इंटू वी। सिंपल। अगर हमको कहता है कि तुल्यांकी चालकता क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू अगेन कैप्पा इंटू वी। तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है सर, फिर डिफरेंस क्या है? चलो देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कैप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। वी क्या है? वॉल्यूम है। तो क्या चीज़ है लैम्डा एम? लैम्डा एम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज? कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का गुणनफल होता है मोलर चालकता, वेयर V is a volume in a ml in which contain 1 मोल को हम अभी चल बात करेंगे। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट, जो लिखना है सॉल्यूट की जगह इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं आप। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? लैम्डा एम किसी विलयन की, विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैप्पा इंटू वी, इन विच वी क्या चीज है? ml में विलयन का वह वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल सॉल्यूट ऐड होगा। देखेंगे, जस्ट वेट, इसमें भी पूरा डेफिनेशन सेम होगा, बस आप चेंज करेंगे। वेयर V इज अ वॉल्यूम इन ml which contain 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट। अब ये क्या नया बला है भाई? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास। जस्ट वेट, देखते हैं, बात करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये मान लो कोई सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मान लो V ml का कोई सॉल्यूशन है। इस V ml के सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट, नमक हो गया, KCl हो गया, अमोनियम क्लोराइड, जो भी सॉल्यूट आपको लेना है
उसका आपको कितना लेना है, 1 मोल। तो 1 मोल जितने वॉल्यूम में ऐड होगा वो V को यहाँ पर रखोगे आप। मान लो 100 ml में ऐड हो रहा है, तो 100 ml के सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आपको 100 रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 2 मोल लिखा हुआ है और यहाँ पर 100 ml ही ले लेते हैं, तो 2 मोल कितने में प्रेजेंट है, 100 ml में, तो यहाँ पे 2 मोल नहीं चाहिए, कितना मोल चाहिए, 1 मोल। तो 2 मोल ऐड है 100 ml में, तो 1 मोल 100 है 50 ml में, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू 50 रखना पड़ेगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से यहाँ पर मोल की जगह आप रख दीजिए कैपिटल GEM, ग्राम इक्विवेलेंट मास। जिन लोगों ने विलियन चैप्टर पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी मोलरिटी, जाके देखिए मेरे पिछले वीडियो में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, तो वहाँ पर मोलरिटी में नॉर्मेलिटी में डिस्कस करते थे ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये वही ग्राम इक्विवेलेंट मास है। तो अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऐड है कितने में, 100 ml, तो ये 100 क्या कहलाएगा यहाँ पर, V वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम V वो ml में वॉल्यूम है जिसमें, यहाँ पर 2 था, माई मिस्टेक, 1 होगा तो V 1 रहेगा, अगर 2 होता तो अगेन 50 होता, माई मिस्टेक, ओके। तो 1 GEM ऐड है 100 ml में, तो V इज इक्वल टू 100 ml रखेंगे। तो अगर 1 GEM ऐड है जितने भी ml वॉल्यूम में, वो उसको V कहलाएगा, और अगर मोल होता तो यहाँ पर V कहलाएगा। तो दोनों के डेफिनेशन में कोई फ़र्क है नहीं, ओके। चलिए बात करते हैं आगे की। कुछ लोगों को शायद मोल के बारे में पता नहीं होगा, तो एक बार फिर से देखिए मोल क्या होता है। मोल इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा क्या, मास अपॉन मोलर मास। मास मतलब किसी सॉल्यूट का वजन। वजन को हम जनरली किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्राम में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, ग्राम मोलर मास। तो हम चाहें तो मोल को क्या लिख सकते हैं, ग्राम मोलर मास। तो यहाँ पर मोल को रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं ग्राम मोलर मास। उसी तरीके से आपने ग्राम इक्विवेलेंट मास भी पढ़ा होगा, GEM भी याद होगा। तो यहाँ पे भी आप पढ़ते थे मास अपॉन मोलर मास की जगह क्या आता था, इक्विवेलेंट मास। तो इसको भी तो वही पढ़ते हैं, मास की जगह अपन क्या यूनिट डालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास GEM और ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू मोल, दोनों का एक ही मतलब होता है। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न लग रहा होगा तो थोड़ा सा नॉर्मेलिटी और मोलरिटी वाला टॉपिक एक बार देख लीजिए, वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है GEM और क्या होता है ग्राम मोलर मास, ओके। ठीक, क्योंकि कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के बेसिकली 2 टर्म्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक नॉर्मेलिटी टर्म्स और एक मोलरिटी। तो अगर हम ये वाला टर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मोलरिटी वाले टर्म्स सही आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी वाले टर्म्स आएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी सांद्रता कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन ले रहे हैं, एक मोलरिटी एक नॉर्मेलिटी यहाँ के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर अभी कंसंट्रेशन टर्म तो आया नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम का टर्म्स आया है, आयतन का टर्म्स आया है। तो इसको कंसंट्रेशन में कैसे बदल सकते हैं, तो एक एज्यूम कर सकते हैं, लेट्स एज्यूम लेट concentration of solution is C, कैपिटल C मोल पर लीटर। हम मान रहे हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमने लिया है उसका कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है। दैट मीन्स क्या समझ में आया, मीन्स 1 लीटर C मोल प्रेजेंट इन हाउ मच, 1 लीटर, और अपन इसको लिख सकते हैं 1000 ml सॉल्यूशन में। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर विलियन का कंसंट्रेशन सांद्रता C मोल प्रति लीटर है तो C मोल कितने में घुला है, 1 लीटर में। C मोल कितने में घुला है, 1 लीटर में या 1000 ml में। सो 1 मोल प्रेजेंट इन, जब C मोल घुला है 1000 ml में, तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट इन, 1000 अपॉन C ml में, यस या नो।
तो 1 मोल प्रेजेंट होगा कितने में, 1000/c, और 1 मोल जितने में प्रेजेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम V कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ से आप V = लिख सकते हैं 1000/c। V की इस वैल्यू को अगर इसमें पुटअप करें तो लैम्डा m = को निकल कर आ रहा है केप्पा इंटू 1000/c। लीजिए आपका टर्म्स आ गया कौन सा, कंसंट्रेशन। सेम वे यहाँ पे भी कर दो कि अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे भी मान लो, थोड़ा सा डिवाइड कर लो, लेट concentration of solution is C mole, no mole नहीं, CGEM per liter। तो क्या समझ में आया, मीन्स क्या समझ में आया, CGEM ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1000 ml। So 1 GEM present in 1000/c ml। ओके, और यही 1000/c क्या कहलाएगा, V। मीन्स V = 1000/c। V के इस वैल्यू को अगेन यहाँ पुटअप करेंगे तो लैम्डा EQ = आपको मिलेगा केप्पा इंटू V की जगह आप रखेंगे 1000/c। देखिए दोनों में कंसंट्रेशन टर्म्स आ गए। अरे आ गया कि नहीं आ गया कंसंट्रेशन टर्म्स। यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, C मोल पर लीटर। तो आप इस कंसंट्रेशन टर्म्स को आप यहाँ पर लिख सकते हैं केप्पा इंटू 1000 सीधा लिखे मोलेरिटी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं C ग्राम इक्विवेलेंट मास है तो केप्पा इंटू 1000/नॉर्मेलिटी। तो ये मोलरिटी का टर्म्स हो गया और ये नॉर्मेलिटी का टर्म्स हो गया। ओके, ये हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी, माय मिस्टेक, और ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आया हम क्यों पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए अगर कंडक्टिविटी निकालना है तो हमको सिर्फ कंडक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, हम उसको साथ उसका कंसंट्रेशन टर्म्स भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं दोनों की यूनिट, इकाई क्या होगी, दोनों की यूनिट या इकाई। सोच के देखिए, निकाल के देखिए, खुद से ट्राई करके देखिए क्या यूनिट आनी चाहिए, क्या यूनिट आएगी। हाँ, क्या था, अभी आपने निकाला लैम्डा m केप्पा इंटू 1000/मोलरिटी। केप्पा, अभी हमने केप्पा की यूनिट निकाली थी, याद है किसी को केप्पा की क्या यूनिट थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद आया किसी को, केप्पा की यूनिट अभी निकाले थे हमने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 कांस्टेंट, कोई वैल्यू नहीं। मोलरिटी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये थी इसकी यूनिट। अब यहाँ पर हम ओम इनवर्स लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका मोल, सॉरी मोल, ये है लीटर। लीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। सेंटीमीटर क्यूब सीधा पलट के ऊपर चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब तो यूनिट निकल जाएगी। आपको क्या क्या मिल रहे हैं, ओम इनवर्स, मोल भी ऊपर जा रहे हैं तो मोल इनवर्स 3 - 1 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई, लैम्डा m की यूनिट निकल के आ गई। सेम इसी तरीके से अगर अपन लैम्डा EQ निकालना चाहें, उसकी यूनिट निकालें, केप्पा इंटू 1000/नॉर्मेलिटी, केप्पा अगेन ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स। चाहे तो आप सेंटीमीटर की जगह मीटर यूज़ कर सकते हैं ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट मास GEM पर लीटर, अगेन लीटर सेंटीमीटर क्यूब। फिर से वही कार्यक्रम हो रहा है, शॉर्टकट मार रहा हूँ सीधा मैं। ओम इनवर्स GEM इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हैं दोनों की यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू मेरे वीडियो में, और लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे मोटिवेशनल के लिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो और बना कर लाऊँ। और कमेंट्स में बताइए किसी तरीके का कोई डाउट्स है, कुछ और हमको संशोधन करना है, कोई करेक्शन करना है तो प्लीज़ बताइए। ओके।